रचनात्मक नेतृत्व। रचनात्मक नेतृत्व अपनी परंपरागत भूमि से हटकर कमांडर के स्थान पर कोच, प्रबंधन के स्थान पर पथप्रदर्शक, निदेशक के स्थान पर प्रतिनिधि तथा सम्मान की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति के स्थान पर आत्मसम्मान की भावना वाले लाने का मुश्किल कम कर रहा है। रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। नेतृत्व की विकसित भारत निर्माण के लिए कौन से बातें आवश्यकता है कि हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव शक्ति से संपन्न है। देश की 100 करोड़ 1 अरब जनसंख्या में से 70 करोड़ लोग 35 वर्ष के कम उम्र के हैं। भारत राष्ट्र को दरअसल युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, जो भारत की एक विकसित राष्ट्र में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन को सही दिशा दे सके। नेता नए ढंग के श्रेष्ठ संगठनों का निर्माण करते हैं। कुशल नेता किसी संगठन के लिए टीम बनाने में श्रेष्ठ संगठन का निर्माण करते हैं। कुशल नेता किसी संगठन के लिए टीम बनाने में श्रेष्ठ व्यक्तियों की चुंबक की तरह अपने ओर आकर्षित करते हैं। वे असफलताओं के दौर में भी प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि वे खतरों से डरते नहीं। नेता वस्तुतः वह है जो दूसरों से यह अपेक्षा रखने के बजाय कि वे उसके लिए क्या कर सकते हैं, यह सोचता है कि वह दूसरों के लिए क्या कर सकता है। नेता के आवश्यक गुण। जून 1988 में जब मैं डिफेंस रिसर्च डिज़ाइन लैबोरेटरी DRDL में कार्यरत था तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मंजूरी मिलने वाली थी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल एवं नाग जैसी मिसाइल के लिए अलग अलग परियोजना निदेशक या चयन किया जाना था। इस प्रतिष्ठित पद के लिए कई अनुभव वैज्ञानिक दौड़ में थे। इनमें से कई काफ़ी वरिष्ठ थे और उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। इन परियोजनाओं की अगुवाई करने में सक्षम सबसे उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतु हमने एक नई प्रक्रिया अपनाई। परियोजना निदेशकों के चयन के लिए अपेक्षित आवश्यक मानदंडों को अंतिम रूप में देने के उद्देश्य से मैंने DRDL की प्रबंधक परिषद की एक बैठक बुलाई और प्रत्येक सदस्य से कहा कि वहां रखे ब्लैक बोर्ड पर वह अपनी समझ से एक गुण लिख दे, जिसे वह करत है कि परियोजना निदेशक के पद के लिए सबसे अनिवार्य मानता है। परियोजना निदेशक के पद के लिए सबसे अनिवार्य मानता हो। प्रत्येक सदस्य ने एक एक गुण लिखा। उसके बाद जो सूची बन गई वह इस प्रकार थी। कुशल नेता लोगों को चुंबक की भिंती अपने ओर आकर्षित करते हैं। रॉकेट प्रौद्योगिकी या सिस्टम इंजीनियर ने स्नातकोत्तर अथवा शोध उपाधि। किसी एक मिसाइल प्रौद्योगिकी अथवा प्रबंधन ने महारत। मिसाइल प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने में निपुणता। टीम के साथ घुल मिलकर काम करने का गुण। टीम एवं कार्यक्रम को सहयोग देने वाली अन्य अंगेसियों के बीच तालमेल बनाए रखने की निपुणता। उस व्यक्ति की कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि शेष हो, ताकि परियोजना निदेशक के रूप में वह मिसाइल के विकास तथा इन्हें निर्माण के चरण तक पहुंचाने में सफल नेतृत्व प्रदान कर सके। उसकी निष्ठा किसी भी प्रकार के संदेह से या विवाद से परे हो। इन सभी के संदर्भ में सामूहिक चर्चा के दौरान जिस एक गुण के विषय में सदस्यों के बीच सबसे अधिक सहमति देखी गई वह यह था कि परियोजना निदेशक को संबंधित प्रौद्योगिकी अथवा प्रबंधन में महारत हासिल हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण यह माना गया कि परियोजना निदेशक कम से कम इतना युवा अवश्य हो कि मिसाइल की रूपरेखा तैयार कर उन्हें निर्माण एवं विकास के नेतृत्व को प्रदान कर सके। तीसरा महत्वपूर्ण गुण यह माना गया कि चुने गए व्यक्ति की निष्ठा संदेह से परे हो। इन 3 मानदंडों के आधार पर परियोजना निदेशक के चयन हेतु चयन पूल में उन्हीं वैज्ञानिकों को रखा गया जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम थी तथा जिनमें अन्य 2 गुण भी विद्यमान थे। नेतृत्व के संबंध में सुश्री दर्शना प्रकाशम से हुई बातचीत ही बहुत ही दिलचस्प है। मैं उनसे राष्ट्रपति भवन में मिला। वे अमेरिका में पढ़ रही एक छात्रा है। अमेरिका में रहते और पढ़ते हुए भी वे अपनी मातृभाषा तमिल में धारा प्रवाह बोलती है। वे भारतीय ग्रामीण बच्चों को स्तरीय शिक्षा देने के लिए एक परियोजना शुरू करने की इच्छुक है। वे अपने इस मिशन से जुड़ने के लिए अन्य बच्चों को प्रेरित करने तथा परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने के बारे में भी आश्वस्त है। उनके अनुसार एक नेता में ईमानदारी, आशावाद, दृढ़ निश्चय,
दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या के समाधान की क्षमता, साहस, मितभाषिता, सहयोगिता, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहायता का भाव, आवेग, लोगों के बीच भाषण देने का कौशल्य एवं संगठनात्मक क्षमता जैसे 14 गुण होने चाहिए। दर्शना बाल शिक्षा कार्यक्रम की समन्वयक बनना चाहती है। वह कहती है कि क्या पढ़ाया जाए और किस तरह पढ़ाया जाए, यह वह तय करेगी। कार्यक्रम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने वाले के साथ साथ स्वयंसेवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा पर भी वह नजर रखेगी। उसका प्रस्ताव है कि शहरी एवं ग्रामीण स्वयंसेवकों को तैयार किया जाए। दर्शना का एक प्रस्ताव यह भी है कि एक बार जिन बच्चों को शिक्षित कर दिया जाए, उनका उपयोग अन्य बच्चों को शिक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मुख्य रूप से कस्बों एवं गांवों के उन बच्चों को शिक्षित करना है जिनके निकट नेतृत्व कौशल सीखने के साधन सुलभ नहीं है तथा जो अपनी क्षमताओं को भरपूर उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। दर्शना अंकगणित एवं साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने की तुलना में नेतृत्व कौशल सीखने के कार्य को कठिन मानती है। दर्शना प्रकाशम एक उदाहरण है। बहुत से बच्चे उससे प्रेरणा लेकर नेतृत्व का दायित्व संभाल सकते हैं और इसे ही अन्य अनेक उद्यम खड़े कर सकते हैं। नेता वस्तुतः वह है जो दूसरों से यह अपेक्षा रखने के बजाय कि वे उसके लिए क्या कर सकते हैं, यह सोचता है कि वह दूसरे के लिए क्या कर सकता है। सच्चा नेता भविष्य में दूर तक देखता है। एक सच्चा नेता सफलता का श्रेय संबंधित कम करने वालों को देता है तथा उनकी असफलता को स्वयं आत्मसात करता है। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में रॉकेट इंजीनियर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी। मेरा काम भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाले रॉकेटों के साथ उपयोग किया जाने वाले पेलोड पर प्रयोग करना था। मुझे जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी गई उनमें से एक थी वायुमंडल की उच्चतर परतों के संबंध में चल रहे अध्ययन की अग्रभाग और कोण वहन करने वाले एक्स-रे पेलोड की ताप त्याजन प्रणाली तैयार करना। मैंने त्याजन प्रणाली को सिद्ध करने के लिए कई भूमि परीक्षण किए। मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं अपने प्रयोग का प्रदर्शन प्रोफेसर विक्रम साराभाई के समक्ष उनके त्रैमासिक निरीक्षण आगमन के दौरान करूंगा तो वह सफल होगा। प्रोफेसर विक्रम साराभाई के आगमन को हमेशा एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता था। लोग उनके समक्ष अपनी प्रतिभा की सिद्ध करने के लिए महीनों पहले से प्रयोग कर लेते थे। मैं अपने 2 पेलोड के प्रदर्शन के लिए अपने आप की तैयारी कर रहा था। प्रोफेसर साराभाई आए और उनके समय परीक्षण किए गए। मेरे लिए मोर निराशा की बात यह थी कि मेरा प्रथम परीक्षण असफल हो गया। प्रदर्शन के दौरान उपलब्ध अल्प समय में मैंने कई बार खामियों को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु मेरा दूसरा परीक्षण भी असफल रहा। प्रोफेसर विक्रम साराभाई बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मुझे इससे भारी सदमा पहुंचा। मैं रात भर असफलता के कारण को ढूंढने का प्रयास करता रहा था। इस संबंध में एक हस्तलिखित रिपोर्ट तैयार की। मैंने महसूस किया कि यह गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता से जुड़ी समस्या थी। अगले दिन सुबह मुझे प्रोफेसर विक्रम साराभाई से मिलने के लिए बुलावा आया। मैं बहुत विचलित था और सोच रहा था कि मुझसे असफलता का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। जैसा ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, प्रोफेसर साराभाई ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। उन्होंने रॉकेट समन्वयन प्रयोगशाला की मंजूरी से संबंधित एक कागज मुझे दिया। इस प्रकार प्रक्षेपण यान कार्यक्रम से संबंधित प्रणाली समन्वयन प्रयोगशाला की शुरुआत हुई। सच्चा नेता असफलता को आत्मसात कर लेता है। जो 2 दशक पूर्व जब मैं इसरो में कार्यरत था, उस समय मुझे जैसी श्रेष्ठ शिक्षा मिली वैसी किसी विश्वविद्यालय में प्राप्त करना संभव नहीं। प्रोफेसर सतीश धवन ने मुझे रोहिणी उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 विकसित करने का दायित्व सौंपा। 1973 में हाथ में लिया गया यह विशालतम उच्च प्रौद्योगिक कार्यक्रमों में से एक था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी लोगों को इस कार्य के लिए लैस कर दिया गया। हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर एवं तकनीशियन दिन रात कार्य में जुटे रहे। फलतः 10 अगस्त 1979 को दिन में प्रथम प्रहर में प्रथम SLV-3 का प्रक्षेपण संभव हो सका। प्रक्षेपण का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, किंतु दूसरे चरण में नियंत्रण प्रणाली में खराबी आ गई और मिशन असफल हो गया। यदि आपको जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करना है तो उदार बनना होगा।
इस घटना के बाद श्रीहरिकोटा में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रोफेसर धवन मुझे उसमें ले गए। उन्होंने मिशन की असफलता के लिए अपने आप की जिम्मेदारी ठहराया, जबकि परियोजना निदेशक एवं मिशन डायरेक्टर में था। 18 जुलाई 1980 को जब SLV-3 को दोबारा प्रक्षेपित किया गया, इस बार हम लोग रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सफल हो गए। पुनः पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया और इस बार प्रोफेसर सतीश धवन ने मुझे सफलता का श्रेय लेने के लिए आगे बैठाया। इस घटना से मुझे यह शिक्षा मिली कि एक सच्चा नेता सफलता का श्रेय संबंधित काम करने वालों को देता है, उनकी असफलताओं को स्वयं आत्मसात करता है। इसे ही कहते हैं सच्चा नेतृत्व। भारतीय वैज्ञानिकों का सौभाग्य है कि उन्हें ऐसे नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला और कोई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की जा सकी। सच्चा नेता दूसरों की सफलता पर जश्न मनाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर नॉरेमैन बोरलॉग को वर्ष 2005 के लिए डॉक्टर MM स्वामीनाथन के साथ पुरस्कृत किया गया। इस भव्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया, जहां उपस्थित सभी व्यक्ति मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जब उनके वक्तव्य का समय आया तो उन्होंने कृषि विज्ञान एवं कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत की प्रगति विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कल्पनाशील राजनेता C. सुब्रमण्यम एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। उन्होंने भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम को उल्लेख भी बड़े गर्व से किया। इसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना घड़ी। वे सभा में तीसरी, पांचवी और 8वीं पंक्ति में बैठे वैज्ञानिकों की और मुखातिब हुए और वहां बैठे गेहूं विशेषज्ञ डॉक्टर राजा राम, मक्का विशेषज्ञ डॉक्टर SK वसल तथा चीज विशेषज्ञ डॉक्टर BR बारवाले की ओर पहचान भरी नजरों से देखा। उन्होंने कहा कि इन वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति को सफल बनाने में योगदान दिया। उन्होंने इन वैज्ञानिकों से खड़े होने का अनुरोध किया तथा सभा में उपस्थित लोगों ने उनसे परिचय कराया। उन्होंने ऐसा सुखद माहौल बनाया कि उपस्थित लोगों ने उत्साहित पूर्वक ताली बजाकर इन वैज्ञानिकों का अभिवादन किया। मैंने अपने देश में ऐसा अभूतपूर्व दृश्य किसी अन्य आयोजन में नहीं देखा था। मैं डॉक्टर नॉर्मैन बोरलॉग के इस व्यवहार को वैज्ञानिक उदारता मानता हूँ। यही का एक सच्चे नेता की पहचान है। यदि आपका जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करना है तो उदार बनना होगा। सच्चा नेता सामूहिक ज्ञान का उपयोग करता है। एक नेता जब अपने देशवासियों को सशक्त बनाता है तो ऐसे नेता सामने आते हैं जो देश की गति प्रगति को बदल सकते हैं। हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें बताया गया है कि समुद्र में खोई गई एक पनडुब्बी को संबंधित संस्था के प्रबंधन ने किसी प्रकार पुनः प्राप्त किया। जब संस्था के प्रबंधन को यह महसूस हुआ कि उनकी एक पनडुब्बी की खोज प्रारंभ हो गई तो कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद उच्च प्रबंधकों ने समेकित खोजी प्रक्रिया अपनाने के लिए उक्त संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी 40 लोगों की बैठक बुलाई। सभी सदस्यों ने कहा गया कि पनडुब्बी ढूंढने के कार्य को गति प्रदान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना एक अलग सुझाव रखे। परिणाम स्वरूप 40 सुझावों में से 5 विकल्प उभरकर सामने आए। इन विकल्पों के आधार पर पनडुब्बी ढूंढने के लिए 5 समांतर टीमें तैनात की गई। इस प्रकार अंततः खोई गई पनडुब्बी वापस मिल गई। इसरो एवं DRDO जैसे भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों में समस्या के निदान हेतु ही इस प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जहाँ कार्यक्रम समीक्षा बैठक में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भाग लेते हैं। फलस्वरूप सटीक रूप में समस्या क्षेत्रों का निर्धारित किया जाता है तथा उनके संतोषजनक हल ढूंढे जाते हैं। नैतिक नेतृत्व। सुयोग्य नेता नैतिक नेतृत्व प्रदान करता है। नैतिक नेतृत्व के अंतर्गत 2 बातें आती। इसके लिए सबसे पहले मानव मात्र की बेहतरी से जुड़े सम्मोहक एवं सशक्त सपने देखने की क्षमा की आवश्यकता होती है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना जिसमें मानव प्राणियों का भविष्य वर्तमान से बेहतर हो। दूसरी आवश्यकता यह है कि नैतिक नेतृत्व में स्वयं उचित कार्य करने के साथ दूसरों को उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रवृत्ति हो। देश में सृजनशील नेतृत्व का अनुपात जितना ऊंचा होगा, विकसित भारत जैसे सपने की सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उद्यमशील नेतृत्व।
जहाँ नैतिक नेतृत्व के तहत लोगों से उचित कार्य करने की अपेक्षा रहती है, वहीं उद्यमशील नेतृत्व की अपेक्षा यह होती है कि लोगों में उचित ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति हो। जब मैं हॉटमेल ख्याति के उद्यमी सबीर भाटिया से मिला तो उन्होंने बड़े ही दिलचस्प आंकड़े उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 90% धन वैसे लघु प्रतिष्ठानों द्वारा आता है जिनमें से 50 से कम लोग कार्यरत होते हैं। वहाँ की सरकार ऐसे प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देती है। मेधावी व्यक्ति और उदार स्वभाव वाले लोग सहयात्री हट है। उद्यमशील नेतृत्व के 3 अंग है। पहला है विकास के संदर्भ में समस्या का पता लगाकर उसका निदान करना। उद्यमशीलता का प्रारंभ इस बात की प्रतीति से कि मानव के रूप में हमारी सभी आवश्यकताएं समान है। अपने जैसे ही दूसरों की मदद करने की भावना से उद्यमशीलता आती है। दूसरा पहलू यह है कि उद्यमशील व्यक्ति जोखिम उठाने को तैयार रहता है। उद्यमशीलता की मांग है कि हम कुछ अलग ढंग से कार्य करें और सोच के मामले में मुखर हो। यह कार्य हमेशा जोखिम भरा होता है। इस मामले में बड़े लाभ के लिए जोखिम को आंकने को कला सीखनी होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्यमशील व्यक्ति में उचित ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक उद्यमी में 3 बुनियादी विशेषताएं अनिवार्य है और वह है कि प्रेरणा, अनुशासन एवं दृढ़ निश्चय। भावी उद्यमियों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए और यदि नहीं है तो अपने भीतर उन्हें इनका विश्वास करना होगा। कल्पनाशीलता और किसी क्षेत्र में पहल करने की भावना। जहाँ अन्य लोगों की नज़र न जाती हो वहाँ भी संभावनाओं को देखने की क्षमता। सदैव नए अवसरों की चुनौतियों की तलाश। सृजनशील होना, बंद दायरे से बाहर निकलकर सोचना। सदैव बेहतर ढंग से किसी काम को करने के लिए प्रयत्नशील रहना। जोखिम उठाने का साथ, सक्रियता एवं भविष्य पर दृष्टि, भरपूर ज्ञान एवं किसी विशेष काम में दक्षता। नेतृत्व आर्थिक विकास को दिशा देता है। विकास, आर्थिक समृद्धि, प्रौद्योगिकी, उत्पादन, उत्पादकता, कर्मचारियों की भूमिका एवं प्रबंधन की गुणवत्ता के बीच निकट संबंध है और ये सभी सर्जनात्मक नेतृत्व से जुड़े हैं। प्रतिस्पर्धा देश के आर्थिक विकास को सशक्त बनाती है तथा स्वयं प्रतिस्पर्धा ज्ञानात्मक शक्ति से सशक्त बनती है। प्रबुद्ध नेतृत्व का सारा संबंध सशक्तिकरण से है। संशोधन क्षेत्र में निवेश से प्रौद्योगिकी एवं नई खोजों की शक्ति मिलती है। संसाधन निवेश की शक्ति मिलती है राजस्व से और निवेश पर होने वाले लाभ से राजस्व को शक्ति मिलती है ग्राहक की विश्वसनीयता के चलते, बार बार होने वाली बिक्री और बिक्री वस्तु के परिणाम से, और ग्राहक की विश्वसनीयता सशक्त होती है उत्पाद की गुणवत्ता और उपयोगिता से। उत्पादों की गुणवत्ता और उपयोगिता सशक्त होती है कर्मचारियों की उत्पादकता और उत्पादों के नए नए रूपों से। कर्मचारी की उत्पादकता सशक्त होती है उसकी निष्ठा, उसकी संतुष्टि और कार्यस्थल के पर्यावरण से। कार्यस्थल का पर्यावरण सशक्त होता है प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की तत्परता और तर्कसंगत परियोजना प्रबंधन से, तथा प्रबंधन अधिकारियों को शक्ति मिलती है रचनात्मक नेतृत्व से। रचनात्मक नेतृत्व सन 2020 तक भारत की विकसित राष्ट्र में रूपांतरित करने के विचार की सफलता में रचनात्मक नेतृत्व का विकास एक महत्वपूर्ण संगठन है। कौन है वह रचनात्मक नेता? क्या है एक रचनात्मक नेता की विशेषताएं? रचनात्मक नेतृत्व अपनी परंपरागत भूमि से हटकर कमांडर के स्थान पर कोच, प्रबंधन के स्थान पर पथ प्रदर्शक, निदेशन के स्थान पर प्रतिनिधि तथा सम्मान की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति के स्थान पर आत्मसम्मान की भावना वाले व्यक्ति को लाने का मुश्किल काम अंजाम देता है। देश में रचनात्मक नेतृत्व का अनुपात जितना अधिक होगा, विकसित भारत जैसे सपने की सफलता उतनी ही अधिक सशक्त और संभाव्य होगी। सशक्तिकरण नेतृत्व का लक्ष्य राजनीति, प्रशासन, धर्म, व्यवसाय एवं विज्ञान सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रबुद्ध एवं कल्पनाशील नेतृत्व का विकास आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों का असर राष्ट्र एवं समाज के विकास पर पड़ता है। प्रबुद्ध नेतृत्व ही सशक्तिकरण की धुरी है। अतएव समय की मांग है कि समाज के विभिन्न वर्गों में प्रबुद्ध नेतृत्व का विकास हो, जिनमें शांति, प्रगति एवं विकास के प्रति कल्पनाशीलता एवं वचनबद्धता हो। जब कोई नेता अपने संस्थान में कार्यरत लोगों की सशक्त बनाता है तो ऐसे नेताओं का जन्म होता है जो स्वयं राष्ट्र के विकास का क्रम बदल दे सकते हैं। भाग समाप्त।